61 क्वेश्चन से हमें कंटिन्यू करना है। क्या बोला जा रहा है कि इन अ ट्रांसफॉर्मर द कोर लॉस इज 100 वॉट एट 40 हर्ट्ज। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मर में जो कोर लॉस है वो 100 वॉट का है 40 हर्ट्ज पे, 72 वॉट का है 30 हर्ट्ज पे। एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस हैं 50 हर्ट्ज। एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस पूछा जा रहा है 50 हर्ट्ज सप्लाई पे। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको V बाई एफ का रेशियो चेक करना है कि कांस्टेंट है या नहीं। लेकिन यहाँ पे V बाई एफ का रेशियो नहीं दिया गया, वोल्टेज तो दिया ही नहीं गया, इसीलिए V बाई एफ का रेशियो को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और जब V बाई एफ के रेशियो को आप कांस्टेंट मान लेते हो तो आयरन लॉस की जो वैल्यू है या फॉर्मूला है वो आ जाता है AF प्लस बी इंटू एफ स्क्वायर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा जो आयरन लॉस है वो 100 वॉट है 40 हर्ट्ज पे। तो 100 वॉट है 40 हर्ट्ज पे, तो A इंटू 40 प्लस B इंटू 40 का स्क्वायर, टेक इट एज इक्वेशन 2। और आयरन लॉस है 72 वॉट, कितने पे 30 हर्ट्ज पे, तो A इंटू 30 प्लस B इंटू 30 का स्क्वायर, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पे A और B की वैल्यू आ जाएगी। तो A की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/100 नहीं, 21/10। और B की वैल्यू आ रही है 1/100। और हम जानते हैं कि जो एडी करंट लॉस है उसकी वैल्यू आती है BF स्क्वायर, और हिस्टेरिसिस लॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है A इंटू फ्रिक्वेंसी। तो B और A की वैल्यू हमें पता है, कितने फ्रीक्वेंसी पे एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस निकालने को बोला जा रहा है 50 हर्ट्ज पे। तो B की वैल्यू आ जाएगी 1/100, फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 50, तो 50 का स्क्वायर, तो हमें एडी करंट लॉस मिल जाएगा दोस्तों 25 वॉट। एडी करंट लॉस मिल गया 25 वॉट। और हिस्टेरिसिस लॉस हमें मिल गया, ए की वैल्यू है 21/10, कितने फ्रीक्वेंसी पे निकालने को बोला जा रहा है 50, तो हिस्टेरिसिस लॉस आ गया 105 वॉट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग है जो कोर के पास में लगाई जाती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है? तो वो हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। क्यों, देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोर है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोर है। ये एक कोर है। कितनी बार बोल दिया मैंने, ये है कोर, ये है कोर। देखिए, अब इसमें हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, तो सबसे पहले क्या लगाया जाएगा? हम डायरेक्टली क्या, इस लिंब पे ही, ये है लिंब, ये भी है ट्रांसफॉर्मर का लिंब। तो हमेशा ट्रांसफॉर्मर के लिंब पे ही वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की बात की जा रही है। तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में क्या होता है, एक के ऊपर एक वाइंडिंग लगाई जाती है इंसुलेशन बीच में लगा के, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा ना। तो क्या हम डायरेक्टली लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लिंब पे वाउंड कर देंगे, यानी कोर पे वाउंड कर देंगे? नहीं, सबसे पहले कोर पे आपको इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया इंसुलेशन, यहाँ पे मैंने लगाया इंसुलेशन, ये है इंसुलेशन। इसके ऊपर हम वाउंड करते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसके ऊपर हम वाउंड कर दिए लो वोल्टेज वाइंडिंग, LV, LV। फिर इसके बाद क्या हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगा देंगे? नहीं, इसके बाद इंसुलेशन लगाएंगे। ब्लैक वाला इंसुलेशन है। फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रेड से शो कर दीजिए। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रेड से शो कर दीजिए। तो देखिएगा, ये इंसुलेशन को मैं शेडेड से दिखा देता हूं। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता अगर हमने कोर के पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लगाई होती। अगर हमने कोर के पास
हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लगाया होता तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के पास ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती। वैसे लो वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच में कम इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे हमारा कॉस्ट बच रहा है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम टैप चेंजर लगाना चाहें तो टैप चेंजर हम आसानी से नहीं लगा पाएंगे अगर हाई वोल्टेज साइड अंदर होगी। टैप चेंजर हमेशा हाई वोल्टेज साइड पे लगता है, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड बाहर है, तो हम आराम से टैप चेंजर लगा सकते हैं, बाहर टैप कर सकते हैं वाइंडिंग को। ठीक। और लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर होने से क्या हो रहा है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच का इंसुलेशन कम है। वहीं अगर कोर के पास में हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती तो हाई वोल्टेज और कोर के पास में ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ता, जिससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाता। यहाँ का इंसुलेशन तो वैसे ही हाई होता, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच का जो इंसुलेशन है वो वैसे ही हाई होता, क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग इन्वॉल्व है। तो यहाँ से हमारा पैसा बच जाता है इंसुलेशन का, और टैप चेंजर आसानी से लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। द हाफ लोड सॉरी द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इतना। हाफ लोड कितना होगा, ये तो आसान है। हाफ लोड, तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो x है, हाफ की बात की जा रही है, तो x है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉपर लॉस एट फुल लोड है 1600, तो 1/4 इंटू 1600, तो ये आ जाएगा 400। हमारा आ गया 400 वॉट। 400 वॉट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग अ कोर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में कोर को लगाना क्यों जरूरी है, उसका मेन पर्पस क्या है। तो देखिए, दो वाइंडिंग है हमारे पास, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमें प्राइमरी वाइंडिंग की फ्लक्स को सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचाना है, तो एक रास्ता देना पड़ेगा। प्राइमरी वाइंडिंग की जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक कैसे पहुंचेगी, एक रास्ता देना पड़ेगा। तो वो कोर वही रास्ता प्रोवाइड करता है, फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है कि जो प्राइमरी की फ्लक्स है वो सेकेंडरी तक आसानी से पहुंच जाए, ताकि जो पावर ट्रांसफर है प्राइमरी से सेकेंडरी में वो आसानी से हो जाए। क्योंकि पावर जो ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी, वो फ्लक्स के थ्रू ही हो रहा है, तो फ्लक्स को पहुंचाना तो पड़ेगा प्राइमरी से सेकेंडरी। उसके लिए किसी रास्ते की जरूरत पड़ेगी, यानी लो रिलक्टेंस पाथ की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो कोर है ये लो रिलक्टेंस पाथ ही प्रोवाइड करता है, तो डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। क्योंकि अगर कोर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, बीच में एयर होगा, और एयर का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगले पे चलते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर यूजुअली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। पावर ट्रांसफॉर्मर्स कि सेकेंडरी में डायरेक्टली लोड कनेक्टेड नहीं होता। ठीक, तो पावर ट्रांसफार्मर नियरली फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं, हमेशा ही फुल लोड पे 24 घंटे फुल लोड के आसपास ये ऑपरेट करते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि जो भी पावर ट्रांसफार्मर है वो फुल लोड पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, नियर फुल लोड। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 50% ऑफ लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं, याद रखिएगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो आप सभी को पता है 1:1 होता है। ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस है वो 800 वॉट है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे मिल रही है, तो कॉपर लॉस एट हाफ लोड कितना हो जाएगा। आपसे कॉपर लॉस पूछा जा रहा है हाफ लोड पे, तो ये 200 हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कुछ देर पहले ही, तो हम देख क्या रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड, तो x है हाफ, तो 1/4 इंटू 800, तो हमें मिल जाएगा 200 वॉट। सही है। आगे बढ़ते हैं। टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स आर, दोनों वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंडक्टिवली कनेक्टेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात की जाती तो कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों तरह से लिंक्ड होती हैं ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स। दोनों तरह से लिंक्ड होती हैं ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स, कंडक्टिवली भी और
इंडक्टिवली भी। एक डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है जिसका फेस टू फेस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के की वैल्यू दी गई है, डेल्टा का फेज वोल्टेज और स्टार का फेज वोल्टेज। तो द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ स्टार टू डेल्टा कनेक्शन इज गिवन बाय, तो लाइन टू लाइन रेशियो स्टार टू डेल्टा कनेक्शन कितना होगा? तो देखिए, स्टार साइड का लाइन वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ स्टार साइड लाइन, वोल्टेज ऑफ डेल्टा साइड लाइन, यही तो पूछा जा रहा है। क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्शन फेज अपॉन वोल्टेज ऑफ डेल्टा कनेक्शन फेज। तो हमें यही तो पूछा जा रहा है, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो V स्टार फेज को नीचे लेके आ जाते हैं, तो √3 V डेल्टा फेज अपॉन V स्टार फेज। V डेल्टा फेज और V स्टार फेज की वैल्यू K दी गई है, इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में K दी गई है, तो ये हो जाएगा √3/K, √3/K। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द टाइप ऑफ ऑयल यूज इन द ट्रांसफॉर्मर इज मिनरल ऑयल। ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल से बनाया जाता है मिनरल ऑयल। ठीक, याद रखिएगा, ये कूलिंग और इंसुलेशन दोनों के काम में आता है। आगे देखते हैं, स्लज फॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर ऑयल के ऑक्सीडेशन के कारण स्लज का फॉर्मेशन होता है। स्लज का फॉर्मेशन क्या होता है? मतलब जो गंदगी जमा हो जाती है ना ट्रांसफॉर्मर ऑयल के सतह नीचे, बिल्कुल जमीन के क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कोई ऑयल को बार बार यूज करो, जैसे वो देखा होगा आप लोगों ने समोसे वाले को, जो बार बार ऑयल यूज करता है तो नीचे एक कुछ टुकड़े टुकड़े जमा हो जाते हैं, उसी को स्लज बोल सकते हो एक तरह से। ठीक, तो ये होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। अगला, लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर ऑकर्स बिकॉज। लीकेज फ्लक्स क्यों होता है? क्योंकि एयर एक अच्छा मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, एयर से भी कुछ फ्लक्स पास होके फ्लो हो सकती है, उसी को बोला जाता है लीकेज फ्लक्स। अगर लीकेज फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि अगर कोई भी फ्लक्स प्राइमरी से निकल के सीधे सेकेंडरी में जा रही है, मतलब कोई भी फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को लिंक कर रही है, तो उसे यूजफुल फ्लक्स बोला जाएगा। लेकिन कोई भी फ्लक्स या तो प्राइमरी को लिंक करे या तो सेकेंडरी को लिंक करे, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे लीकेज फ्लक्स बोला जाता है। लीकेज फ्लक्स आपका लोड करंट पे भी डिपेंड करता है। आगे, इफ द एसी सप्लाई ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाय डीसी, ये मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, द प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ये भी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, इज ऑकर्स एट 50% ऑफ फुल लोड। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए ऑल डे एफिशिएंसी निकाला जाता है, पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए कमर्शियल एफिशिएंसी निकाला जाता है। आगे देखते हैं, द पावर फैक्टर एट विच द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स डिपेंड्स अपॉन द लोड। जो पावर फैक्टर पे ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट करेगा वो लोड पे डिपेंड करता है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि ट्रांसफॉर्मर किस पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, हमें लोड को देखना पड़ेगा। आगे क्या बोला जा रहा है? द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग कॉपर लॉस ऑफ 1% ऑफ आउटपुट एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप इज 5%, पावर फैक्टर इज 0.9 लैगिंग। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? परसेंट आर कॉस फाई प्लस परसेंट एक्स साइन फाई। तो परसेंट आर इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि कॉपर लॉस
है आपका 1% ऑफ आउटपुट, तो यही आपका होता है परसेंट रेजिस्टेंस। इसी को परसेंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। हमने अपनी क्लासेस में प्रूफ किया हुआ है इसको। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रूफ करके बता दूंगा। तो परसेंट रेजिस्टेंस है 1%, मतलब 0.01, 0.01 कॉस फाई 0.9, परसेंट रिएक्टेंस है 5%, 0.05, साइन फाई हो जाएगा, अगर कॉस फाई 0.9 है तो साइन फाई हो जाएगा 0.436, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3.08%। लैगिंग पावर फैक्टर है, इसीलिए पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। ठीक, इसीलिए पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस वोल्टेज, ये तो आसान है। डिटरमाइन द, आगे क्या बोला जा रहा है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है जो कि हमारा मेजरमेंट में आता है, जो हम मेजरमेंट में करेंगे आराम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। या तो अगर आप एज अ होमवर्क लेना चाहो तो ले सकते हो, आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, जो हम मेजरमेंट में मैं आपको करवा दूंगा जब मेजरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब। आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंड्स ऑन, जो ट्रांसफार्मर पैरेलली ऑपरेट करते हैं वो लोड शेयर करेंगे। ये बात किस पे डिपेंड करती है? ये बात डिपेंड करती है परसेंट इंपीडेंस पे। हमेशा ये बात डिपेंड करती है परसेंट इंपीडेंस पे। इसका भी प्रूफ है। आगे बढ़ते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज फेराडेज लॉ। ये सारे एसएससी जेई के पेपर्स हैं 2018 से लेके 2024 तक के बीच के। द हीट जनरेटेड इन ट्रांसफार्मर इज डिसिपेटेड मेनली बाई, जो हीट जनरेट होती है ट्रांसफार्मर में वो किस प्रोसेस से डिसिपेट होती है? कन्वेक्शन से। ठीक, कन्वेक्शन में क्या होता है कि हीट किसी भी फ्लूइड के मोशन के कारण, किसी भी मास के मोशन के कारण डिसिपेट होती है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो कौन सा है? ट्रांसफार्मर ऑयल, जो रेडिएटर्स के थ्रू हीट को रेडिएट कर देता है, डिसिपेट कर देता है आउटर एनवायरनमेंट में। तो इसे बोला जाता है कन्वेक्शन। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। टोटल लॉस ऑफ अ 2 kVA ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होना चाहिए अगर आयरन लॉस है 150 और फुल लोड कॉपर लॉस है 250? तो टोटल लॉस होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ आयरन लॉस। मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में जो टोटल आयरन लॉस है वो 2 टाइम्स होना चाहिए, सॉरी टोटल लॉस जो है वो 2 टाइम्स होना चाहिए आयरन लॉस के। तो 2 इंटू आयरन लॉस है 150, तो हमें मिल जाएगा 300 वॉट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब किसी भी इन द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स, अगर हम दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स को पैरेलली ऑपरेट करते हैं तो डेड शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। कब? जब 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 पैरेललिंग की गई है, जब दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है विथ इनकरेक्ट पोलैरिटी, एक की पॉजिटिव नेगेटिव है, एक की नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। मान लीजिए एक का प्लस 100 वोल्ट है, एक का माइनस 100 वोल्ट है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो करंट एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर में फ्लो होना शुरू हो जाएगी, मतलब दोनों ट्रांसफार्मर आपस में शॉर्ट हो चुके हैं। और करंट हमेशा शॉर्टेड पाथ को फॉलो करती है, और करंट हमेशा शॉर्टेड पाथ को फॉलो करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 10 ओम का रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है, impedance मैचिंग बाय अ ट्रांसफार्मर टू अ सोर्स ऑफ 6250 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब एक सोर्स रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर का 6250 और उसमें लोड लगा हुआ है 10 ओम का।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा। सिंपली यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सिंपली यहाँ पे आपको क्या कर देना है, जब हम इस लोड को सोर्स साइड ट्रांसफर करेंगे, 10 ओम के रेजिस्टेंस को सोर्स साइड ट्रांसफर करेंगे, तब इसकी वैल्यू 6250 आनी चाहिए। तो 10 को जब लोड से सोर्स साइड ट्रांसफर करेंगे तो 10/k² हो जाएगा और इसकी वैल्यू 6250 आनी चाहिए। तो k² इज इक्वल टू 10/6250। तो यहाँ पे प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स पूछा जा रहा है ना, तो k की वैल्यू ये है 625, k की वैल्यू आ जाएगी 1/25। तो k होता है N2/N1 इज इक्वल टू 1/25। हमसे प्राइमरी टू सेकेंडरी पूछा जा रहा है, N1/N2 पूछा जा रहा है, तो ये आ जाएगा 25। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही अगर हमें प्राइमरी से सेकेंडरी भेजना होता तो हम क्या करते, मान लीजिए कोई भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको प्राइमरी से सेकेंडरी भेजना हो तो उसकी वैल्यू हो जाती 10 × k², 10 × k²। अगर सेकेंडरी से प्राइमरी भेजना पड़ रहा है तो 10/k²। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लग गया है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी भी पावर ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होती है वो रेटेड करंट का कितने परसेंट होती है, तो ये 2 से 6% होती है, 2 to 6% होती है। द कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट 7/8 ऑफ द फुल लोड इज इतना, व्हाट इज द फुल लोड कॉपर लॉस। ये तो आसान क्वेश्चन है कि जो कॉपर लॉस है वो x² टाइम्स होता है कॉपर लॉस एट फुल लोड का। तो हाफ लोड वाला हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिया, तो इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर ऑयल दोनों तरह से यूज किया जाता है, कूलेंट और इंसुलेटर दोनों तरह से यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। While conducting short circuit test on a transformer, the following side is short circuited. जब भी हम किसी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो कौन सी साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर में दो साइड होती हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर में दो साइड होती हैं, HV साइड, LV साइड। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हमेशा रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाता है। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हमेशा रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाता है। और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है, अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम, अगर करंट ज्यादा तो वोल्टेज कम। तो रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाता है, तो रेटेड करंट हमें कम कहाँ पे मिलेगी, हाई वोल्टेज साइड। तो यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वाइल लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा LV साइड। आगे एक सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है जिसका हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है V2/V1, तो V2 है 220 और ये है 2200, तो हमें मिल गया 1/10। हमें कितना मिल जाएगा, 1/10। टर्शियरी वाइंडिंग किस में दी जाती है, टर्शियरी वाइंडिंग स्टार स्टार केस में दी जाती है। टर्शियरी वाइंडिंग का काम क्या होता है, द मेन पर्पज ऑफ टर्शियरी वाइंडिंग इज टू एलिमिनेट द थर्ड हार्मोनिक इन इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो स्टार स्टार कनेक्शन में जो टर्शियरी वाइंडिंग हम देते हैं उसका मेन काम क्या होता है कि जो EMF इंड्यूस हुआ है उसमें से थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करना। ठीक,
या टर्शियरी वाइंडिंग ऑक्सिलरीज को सप्लाई करने के काम में आती है एट डिफरेंट वोल्टेज। मान लीजिए कोई भी एक सब स्टेशन है, वहां पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और हमें ये ट्रांसफार्मर है 500 kV और 500 वोल्ट और 1000 वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। हमें यहाँ से 220 वोल्ट चाहिए सब स्टेशन के सिंगल फेज लोड्स को चलाने के लिए। तो यहाँ से टर्शियरी वाइंडिंग से टैपिंग कर ली जाती है, तो इसीलिए टर्शियरी वाइंडिंग यूज की जाती है। तो और वो कहाँ पे यूज की जाती है, स्टार स्टार कनेक्शन में यूज की जाती है। ठीक, तो 30 क्वेश्चंस इसके भी हो गए। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में फिर 30 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस एसएससी जेई में पूछे गए हैं। 2018 से 2024 के बीच में हमने 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक, बाकी अभी हमारे पास 50-60 क्वेश्चंस हैं, तो उसको एक या दो वीडियो में निपटा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।